हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करी थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर हमने सिर्फ बॉयकॉट ही नहीं किया बल्कि हम ये कॉलोनियल लॉस को भी तोड़ा था और हमने देखा था कि उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हमने बात करी थी कि इंडस्ट्रियल बिजनेस क्लास में उसमें पार्टिसिपेट किया था, वर्किंग क्लास ने भी पार्टिसिपेट किया था मिनिमम लेवल पे। हमने देखा बेटा कि रिच पीजेंट जो थे यानी कि गुजरात के पाटीदार, यूपी के जाट और पुअर पीजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। वुमेन्स के बारे में हमने देखा था बेटा कि वुमेन्स ने भी इसके अंदर क्या किया था बेटा, पार्टिसिपेट किया था। लेकिन हाँ, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही जबरदस्त था। काफी सारी महिलाएं जेल में भी गई बेटा और काफी सारी महिलाएं सॉल्ट मार्च के दौरान महात्मा गांधी को सुनने भी आई। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर वुमेन्स को इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया कांग्रेस पार्टी के जरिए। आज हम पढ़ेंगे कि क्या लिमिटेशंस थी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि इस लिमिटेशन क्या थी बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ये हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसके अंदर कमियां क्या थी या उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। देखिए बेटा, एक कैटेगरी है जिन्हें आप किसके नाम से जानते हैं बेटा, दलित के नाम से जानते हैं। दलित या जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं, एससी, या जिन्हें हम ऑप्रेस्ड भी कहते हैं। ऑप्रेस्ड जिन्हें समाज के जरिए हमेशा इतिहास में सप्रेस किया गया है या ऑप्रेस किया गया है, दबाया गया है, एक्सप्लॉइटेशन किया गया है। दलित समाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पूरी तरीके से दूर रहा था और कांग्रेस पार्टी भी काफी लंबे समय तक इन दलितों को इग्नोर करती आई। कारण क्या है सर उसके पीछे? कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही दलितों से दूरी क्यों बना के रखी? क्योंकि देखिए बेटा, उनको डर था कि कई सनातनीज उनसे नाराज ना हो जाए। सनातनीज कौन होते हैं बेटा? कंजर्वेटिव हायर कास्ट हिंदूस। वो मेजोरिटी पॉपुलेशन में थे और दलित जो होते हैं बेटे से 4 वर्ण हमने पढ़े थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो निचली कैटेगरी का काम होता है, बाथरूम वगैरह साफ करना, स्वीपिंग है ना, टॉयलेट वगैरह साफ करना, ये काम इन शूद्र या इन दलित के जरिए किया जाता था और सनातनीज जो थे बेटा वो इनको अपने बराबर नहीं समझते थे। इस वजह से हमने क्या समझा बेटा, इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार दलितों को क्या किया बेटा, इग्नोर किया। लेकिन महात्मा गांधी यहां पे दलितों के सपोर्ट में उतर के आए। महात्मा गांधी ने क्या बोला कि स्वराज हासिल नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कि ये अनटचेबिलिटी है, यानी कि जो दलितों के साथ छुआछूत करी जाती है सनातनीज के जरिए, हायर कास्ट हिंदूस के जरिए, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगी तब तक स्वराज हासिल नहीं किया जा सकता। और इन दलितों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया बेटा किन्होंने? महात्मा गांधी ने। यह बात आपको ध्यान रखना है कि इन दलितों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया बेटा, किसने? महात्मा गांधी ने एक शब्द इस्तेमाल किया जिसे हम कहते हैं बेटा हरिजन। क्या कहते हैं बेटा? हरिजन। हरिजन का मतलब क्या होता है? हरि निकला, हरि भगवान, और जन मतलब उनके लोग। हरिजन का मतलब क्या है बेटा? चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स। क्या बात करें बेटा? चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। हरिजन शब्द इस्तेमाल किया महात्मा गांधी ने बेटा, किन के लिए बेटा? इन दलितों के लिए, इन ऑप्रेस्ड के लिए, जिन्हें हरिजन कहा गया। हरिजन का मतलब होता है बेटा द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है बेटा। और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया महात्मा गांधी ने ताकि इन दलितों को टेम्पल्स में एंट्री दी जा सके, पब्लिक वेल से पानी पीने की अनुमति दी जा सके, एजुकेशन में इनके साथ किसी प्रकार का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इनफैक्ट महात्मा गांधी ने खुद टॉयलेट भी साफ किए बेटा, ताकि लोग ये समझ सकें या हायर कास्ट हिंदू ये समझ सकें कि ये लोग हमारे में से ही एक है और अनटचेबिलिटी के श्राप से मुक्त हो सके। ये चीजें करी महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। लेकिन दलित जो है बेटा, सिर्फ टेम्पल्स में एंट्री और पब्लिक वेल से पानी लेने की परमिशन से ही खुश नहीं थे। उन्होंने क्या बोला कि हमें इस समस्या का, इस अनटचेबिलिटी की समस्या का एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए। और उन्होंने 2 तरीके की डिमांड्स रखी। क्या डिमांड्स रखी? पहली कि एजुकेशनल कॉन्सेप्ट के अंदर या एजुकेशन के अंदर हमें क्या मिलनी चाहिए? रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पॉलिटिकल सॉल्यूशन की डिमांड करी। और एजुकेशन के अंदर किसकी डिमांड करी बेटा? रिजर्वेशन की डिमांड करी। एजुकेशन के अंदर क्या होना चाहिए? रिजर्वेशन होना चाहिए। साथ के साथ क्या डिमांड करी बेटा? कि पॉलिटिक्स के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। किनको बेटा? दलितों को। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब एक कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी जाए दलितों को जहां से खड़ा भी दलित होगा, चुनाव भी दलित लड़ेगा और वोट भी कौन डालेंगे बेटा? दलित ही डालेंगे। समझ पा रहे हैं बेटा आप? इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट और एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन की डिमांड करी बेटा किन्होंने? दलितों ने। इनके जो पॉलिटिकल लीडर थे जिनको हम जानते हैं बेटा किनके नाम से? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किनके नाम से जानते हैं बेटा हम? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें हम फुल फॉर्म बोले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। ये खुद एक मेहर कास्ट से बिलोंग करते थे, खुद एक दलित थे। इन्होंने ऑर्गेनाइज करके
दलितों की एक एसोसिएशन बनाई जिसे कहा जाता है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इसका फॉर्मेशन किया गया किसके जरिए बेटा? भीमराव अंबेडकर के जरिए, ताकि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन या दलित जो है क्या कर सके बेटा? अपनी डिमांड रख सके। और 1930 में क्या हुआ बेटा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की क्या करी बेटा? डिमांड करी, और सॉरी डिमांड फॉर्मेशन किया। अब याद रखना बेटा, हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों उपलब्ध थे या दोनों अवेलेबल थे। भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पे महात्मा गांधी से सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी और ब्रिटिशर्स ने भीमराव अंबेडकर को सपोर्ट किया। सवाल ये निकल के आता है कि ब्रिटिशर्स ने भीमराव अंबेडकर को सपोर्ट क्यों किया? उन्होंने इसलिए सपोर्ट किया बेटा क्योंकि ब्रिटिशर्स तो डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट जानते थे कि फूट डालो राज करो। आज अगर दलित डिमांड करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट का, तो कल और कम्युनिटीज भी करेंगे और इससे क्या होगा? कंट्री डिसइंटीग्रेट होगी। महात्मा गांधी ने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम आपको नहीं देंगे। महात्मा गांधी ने बोला कि अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड वापस से नहीं लोगे तो मैं आजीवन, यानी कि जब तक मेरे अंदर जान है, जब तक मैं क्या करूंगा? अनशन करूंगा, यानी कि भूख हड़ताल पे बैठूंगा, यानी कि फास्ट अंटिल डेथ, भूख हड़ताल करूंगा जब तक मेरे शरीर से प्राण नहीं निकल जाते। ये बात करी महात्मा गांधी ने बी आर अंबेडकर से कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? महात्मा गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट देने के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि उनको लगता था कि इससे क्या होगा बेटा? कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। महात्मा गांधी ने बोल दिया कि मैं अनफास्ट करूंगा अंटिल डेथ तक, तो बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में समझाइश हुई और दोनों के बीच में बेटा एक मीटिंग होती है पूना के अंदर, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। क्या बात हुई बेटा? जिसे हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? पूना पैक्ट, जिसे आज अपन पुणे कहते हैं बेटा, वो पहले पूना कहा जाता था। ये पूना पैक्ट हुआ बेटा सितंबर 1932 में। किसके बीच में बेटा? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर सर, इनके बीच में क्या हुआ बेटा? पूना पैक्ट साइन किया गया, जिसमें एजुकेशन के अंदर पूना पैक्ट के तहत रिजर्वेशन दिया गया। साथ के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं मानी गई महात्मा गांधी के जरिए, बल्कि महात्मा गांधी ने कौन सी डिमांड मानी कि ठीक है हम कुछ रिजर्वेशन तो दे देंगे, लेकिन जो इलेक्शंस होंगे वो कैसे होंगे? जनरल होंगे। यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का तो मतलब क्या था बेटा? कि खड़ा भी दलित होगा और वोट भी दलित देंगे। लेकिन यहाँ पे किसकी डिमांड मानी गई महात्मा गांधी के जरिए? जनरल इलेक्टोरेट, कि खड़ा तो दलित हो जाएगा लेकिन वोट जो है वो सभी सामान्य लोग मिलकर देंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर देंगे। इस तरीके से दलितों की डिमांड मान ली गई, लेकिन लगातार जो है दलित बेटा क्या कर रहे थे? उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की डिमांड जो है आगे भी हमेशा चलती रही। तो इस तरीके से दलितों का जो पार्टिसिपेशन है बेटा वो हमें बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी दलितों के समर्थन में वो खड़ी नहीं। एक दूसरी कम्युनिटी आती है बेटा मुस्लिम कम्युनिटी। किसकी हम बात कर रहे हैं बेटा? मुस्लिम्स कम्युनिटी। अब ये मुस्लिम्स का क्या मसला है ये देखते हैं। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने पढ़ा था कि बेटा महात्मा गांधी और हिंदू और मुस्लिम्स ने मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट चलाया था। अब उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, और निष्कर्ष नहीं निकलने के बाद मुस्लिम्स अपने आप को एलियनेटेड यानी कि कटा हुआ या एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे, और कुछ समय बाद ही हिंदू महासभा का फॉर्मेशन कर दिया गया। और इस हिंदू महासभा के अंदर कोई भी मुस्लिम नहीं था, तो यहाँ पे मुस्लिम्स अपने आप को और ज्यादा एलियनेटेड फील कर रहे थे बेटा। जाहिर सी बात है वो अपने आप को एलियनेटेड फील करेंगे बेटा, क्योंकि उनको कोई भी हिंदू महासभा के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को नहीं दिया गया, तो वो अपने आप को थोड़ा सा एलियनेटेड फील कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ बेटा? धीरे धीरे क्या हुआ? दोनों कम्युनिटीज के बीच में गैप बनने लगा, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर कितना पार्टिसिपेशन कम था मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स अपने हिसाब से अलग से रैली निकालते थे, हिंदू अपने हिसाब से अलग रैली निकालते थे, वो अपना एजेंडा बताते थे, ये अपना एजेंडा बताते थे। दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस होते थे, बहुत सारी जगहों पर राइट्स देखने को मिले, है ना, वायलेंट चीजें हो गई, वायलेंट थिंग्स, है ना, मस्ट हैपन होने लग गई बेटा। तो जब जब क्लैशेस बढ़े, जब जब राइट्स बढ़े बेटा दोनों कम्युनिटीज के बीच में, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच का जो गैप है वो भी क्या होता गया बेटा? बढ़ता गया। समस्या वाली बात थी बेटा, दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या होता गया बेटा? गैप भी बढ़ता गया। अब गैप बढ़ने के साथ साथ अब आप पूछोगे सर कोई सॉल्यूशन नहीं किया गया, तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुआ था बेटा? 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया गया था ढाका बांग्लादेश में। कहां पे किया गया था बेटा मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन? मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था 1906 में। कब हुआ था बेटा? 1906 में इसका फॉर्मेशन कहां पे हुआ था बेटा? ढाका। ढाका कहां पे बेटा? बांग्लादेश। ठीक। अब कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और मुस्लिम लीग के लीडर्स ने कोशिश करी बेटा क्लैशेस को कम करने के लिए, और जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग ने भी क्या डिमांड करी कि हमें भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। हो सकता है आज आप हमें बिठा लें अपने साथ में, लेकिन हो सकता है हमें बाद में सप्रेस करें, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो थे माइनॉरिटी में। मुस्लिम्स को डर था कि कहीं मेजोरिटी गवर्नमेंट या मेजोरिटी कम्युनिटी हमारे ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशंस लैंग्वेज कल्चर को इंपोज ना कर दे। तो मुस्लिम्स ने किसकी डिमांड करी बेटा? सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी। इस टाइम पे मुस्लिम लीग के जो लीडर थे वो थे बेटा मोहम्मद अली जिन्ना।
उन्होंने क्या बोला कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए और कुछ रिजर्वेशन दिया जाए कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और वहां पे हमारा पार्टिसिपेशन या मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, जहां पे मुस्लिम्स जो लोग हैं वो मेजोरिटी में हो, जैसे पंजाब और बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है बेटा वो ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था इतिहास में, यहाँ पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी बहुत ज्यादा थी। तो मुस्लिम्स ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या डिमांड करी कि जहां पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी ज्यादा है वहां पे इन्हें क्या दिया जाए बेटा, पार्टिसिपेशन ज्यादा दिया जाए और कोई कहीं जगह पे इनको सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया जाए। लेकिन हिंदू महासभा के जो मेंबर थे एम.आर. जेकर, उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया और इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में गैप बढ़ता गया। मुस्लिम्स हमेशा घबराते रहे कि हमारे कल्चर, हमारा रिलीजन या हमसे हमारी सब चीजें हमसे छीन ली जाएगी। जाहिर सी बात है, हर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट से क्या होती है बेटा, घबराती है। और लगातार हिंदू और मुस्लिम का गैप जो है वो बढ़ता ही गया और हिंदू और मुस्लिम का गैप कभी भी कंप्लीट पूरा खत्म नहीं हो पाया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन भी हमें कम बहुत देखने को मिला। तो ये थी बेटा लिमिटेशंस किसकी बेटा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। क्लियर है बेटा, पढ़ लीजिए बेटा इसको, ठीक है। अब हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जिसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये क्या है? जैसे हम राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में पढ़ के आए थे बेटा कि लोगों के दिलों में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए वहां के आर्टिस्ट के जरिए बहुत सारी चीजें की गई, वैसे ही इंडिया के अंदर भी लोगों के दिलों में कलेक्टिव आइडेंटिटी को जगाने के लिए यहाँ के आर्टिस्ट के जरिए भी बहुत सारी चीजें की गई। जैसे कि हमने पढ़ा था बेटा कि आर्टिस्ट के जरिए फ्रांस के अंदर या यूरोप के अंदर बेटा 17वीं-18वीं सेंचुरी में फीमेल एलिगरीज बनाई गई, वैसे ही इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे भी लोगों के दिलों में कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाने के लिए एक इंडिया की इमेज, जिसे हम कहते हैं भारत माता की इमेज को क्रिएट किया गया। अब ये भारत माता की जो इमेज है बेटा, इसे सबसे पहले क्रिएट किया गया था बेटा किसके जरिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जरिए। याद रखना बेटा, इमेज को क्रिएट किया गया था किसके जरिए बेटा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जरिए, ठीक है। चट्टोपाध्याय के जरिए क्या किया गया था बेटा, इस इमेज को क्रिएट किया गया था सबसे पहले। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने हमारे यहाँ का नेशनल सॉन्ग भी लिखा था बेटा, वंदे मातरम। याद है बेटा आपको, हमारे यहाँ का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जरिए लिखा गया और बाद में इस वंदे मातरम सॉन्ग को शामिल कर लिया इन्होंने अपनी नॉवल आनंद मठ के अंदर। किसके अंदर शामिल कर लिया बेटा, आनंद मठ के अंदर, ठीक है। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग भी हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जरिए लिखा गया और बाद में उन्होंने अपनी नॉवल आनंद मठ के अंदर से शामिल कर लिया। ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये सारी चीजें इसलिए हो रही है ताकि लोगों के दिलों में कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप किया जा सके। ये सारी की सारी चीजें इसलिए करी जा रही थी ताकि लोगों के दिलों में कलेक्टिव आइडेंटिटी और कलेक्टिव नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है लोगों के दिलों में एमर्ज किया जा सके। भारत माता को जिसमें रिप्रेजेंट किया गया बेटा, वो बहुत ही काम थी, स्पिरिचुअल थी, डिवाइन लग रही थी बेटा। लेकिन याद रखना, समय के साथ साथ भारत माता की जो पेंटिंग है वो बदलती गई बेटा, नए नए आर्टिस्ट आते गए, पेंटिंग्स बदलती गई। लेकिन हम नंबर 1 को याद रखते हैं, सबसे पहले जो इमेज क्रिएट की गई वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जरिए की गई भारत माता की, और इस भारत माता की इमेज को सबसे पहले पेंट किया गया। पेंट किसके जरिए किया गया बेटा, पेंट किया गया बेटा अवनींद्रनाथ टैगोर के जरिए। किसके जरिए किया गया बेटा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नॉट रविंद्रनाथ टैगोर, नॉट रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर के जरिए बेटा इस भारत माता की पेंटिंग को सबसे पहले पेंट किया गया। सबसे पहले इमेज क्रिएट की गई थी बेटा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जरिए, और पेंटिंग सबसे पहले बनाई गई बेटा किसके जरिए, अवनींद्रनाथ टैगोर के जरिए बेटा क्या की गई बेटा, पेंटिंग बनाई गई। याद रह जाएगी बेटा बात, ठीक है। और काफी सारे फोकलोर, फोक प्ले, फोक सॉन्ग्स गाए गए बेटा लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों के दिलों में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए काफी सारी किताबें लिखी गई बेटा। एक साउथ की, एक तमिल की एक महिला रही है बेटा जिनका नाम था नतेशा शास्त्री। क्या नाम था बेटा, नतेशा शास्त्री, जिन्होंने भी एक बेटा किताब लिखी थी, इसका नाम था द फोकलोर ऑफ तमिल। क्या नाम था बेटा, द फोकलोर ऑफ तमिल। इसके अंदर इन्होंने साउथ के अंदर जो ट्रेडिशंस और जो कल्चर्स परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में लिखा, ताकि साउथ के लोग भी कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप कर सके और मोटिवेट हो सके बेटा किसके लिए, नेशन स्टेट के लिए क्या हो सके बेटा, मोटिवेट हो सके। तो इस तरीके से चीजें क्या की गई बेटा, इस तरीके से चीजें की गई ताकि लोगों के दिलों में क्या की जा सके बेटा, नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप की जा सके। एक फ्लैग भी होता है बेटा, फ्लैग आपको पता है बेटा, ठीक है। इंडिया का फ्लैग कितनी बार बदला है बेटा, आपको भी पता है बेटा, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो है इंडिया का फ्लैग अलग कलर का था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने जो इंडिया का फ्लैग डिजाइन किया वो अलग कलर का था बेटा। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो इंडिया का फ्लैग था बेटा वो रेड, ग्रीन और येलो कलर का था, जिसके बीच में एक लोटस था जिसमें 8 पत्तियां हुआ करती थी बेटा। जब महात्मा गांधी ने 1921 में स्वराज फ्लैग बनाया बेटा तो उसमें रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर था बेटा, ठीक है, जिसके अंदर स्पिनिंग व्हील और चरखा था। और बाद में जो हमारा इंडियन फ्लैग है जिसे हम तिरंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है,
तिरंगा के नाम से जानते हैं, 3 कलर वाला, उसमें 3 कलर थे बेटा ना, केसरिया यानी कि सैफरन कलर था उसमें, ठीक है, व्हाइट और ग्रीन, ठीक है, ये कलर हमारे क्या थे बेटा, तिरंगा के अंदर शामिल थे। याद रह जाएगी बेटा बात आपको, ठीक है। और इसके बीच में क्या था बेटा, अशोक चक्र था, अशोक चक्र जो कि जिसके अंदर ब्लू कलर का अशोक चक्र था बेटा, जो कि 24 स्पोक्स को क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है, और ये बनाया गया था पिंगली वेंकैया के जरिए। तो ये सारी चीजें थी बेटा जिससे लोगों के दिलों को क्या किया गया बेटा, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के दिलों में डेवलप की गई बेटा, और लोगों को मोटिवेट किया गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से लोगों के दिलों में कलेक्टिव आइडेंटिटी लेके आए गए बेटा, हम सब भारतीयों के जरिए बेटा। और धीरे धीरे बेटा ब्रिटिशर्स का जोर हमारे ऊपर इतना बढ़ता गया बेटा कि फिर कलेक्टिव आइडेंटिटी के थ्रू डाइवर्सिटी को या पर्सनल डिफरेंशिएशन को भूलते हुए हम सब लोग एक हुए बेटा, और हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमने आवाज उठाई। फिर एक आगे मूवमेंट देखने को मिलता है बेटा 8 अगस्त 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन भी बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट क्रिप्स मिशन के बाद जो आया था 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा भी दिया था। ये आर पार वाली बात है, इसे डू और डाई यानी करो या मरो का नारा इसमें दिया गया था। इसमें भी काफी सारी इंपॉर्टेंट महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था बेटा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें वुमेन्स थी बेटा जिनका भी पार्टिसिपेशन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान देखने को मिलता है, जो थी मतंगनी हजरा बंगाल की, ठीक है, कनकलता बरुआ जो कि असम की थी बेटा, और रामा देवी उड़ीसा की। कुछ मेल्स भी थे बेटा जिनका इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे बेटा जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था बेटा भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर भगाने के लिए। और इसी आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था बेटा, करो या मरो का नारा दिया था बेटा महात्मा गांधी ने। याद रह जाएगी बेटा आपको बात, ये डू और डाई का भी नारा महात्मा गांधी के जरिए ही दिया गया था बेटा, बहुत ही शानदार नारा था बेटा ये। और इस तरीके से नेशनलिज्म इंडिया का चैप्टर जो है बेटा वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लेके आऊंगा बेटा आपके लिए, उसमें हम क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर के हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे बेटा 20 क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर हम चैप्टर समझेंगे बेटा, जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो लेके आएंगे फिर हम, ठीक है बेटा। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और हमने क्या क्या पढ़ लिया है बेटा इसमें हमने देख लिया है कि किस तरीके से राष्ट्रवाद जो है भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। आज का आप लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, बाय बाय।